ज्वालापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी। विधायक रवि बहादुर के खिलाफ जताई नाराजगी। विधायक पर जनता की अनदेखी का लगाया आरोप। नैनीताल स्थित मां नैना देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। रामलीला को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह। भजन गायन से पूरा क्षेत्र रहा गुंजायमान। मुनस्यारी में नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान। अवैध नशे के खिलाफ शासन सख्त। नशे के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। त्रिवेणी घाट पर हुआ नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम। लोगों को नेत्रदान अंगदान के लिए किया गया प्रेरित। महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। और ऋषिकेश स्थित बैराज जलाशय में शव दिखने से मची सनसनी। एसडीआरएफ ने अज्ञात शव किया बरामद। गंगा में डूबने से मौत की जताई आशंका। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने समाज में योगदान देने वाली वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र निम्बोवाला, देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं। जिन घरों में बड़ों का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा दृष्टि होती है, वहां सदैव सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, वैभव होता है, हर प्रकार से संपन्नता आती है, घर में संतोष होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन योजनाओं जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानित और सुरक्षापूर्ण जीवन यापन वो कर सकें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सेवा प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वृद्धजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। और आप सबको ध्यान होगा कि जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय हमारे वृद्धजनों के लिए परिवार में केवल एक ही दंपत्ति, एक दंपत्ति में से किसी एक को ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलता था। और बहुत से परिवारों में आपस में ये भी होता था कि मुझे पेंशन मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है, या पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने देखा कि कई घरों में मजाक में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था। हमने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारे वृद्धजनों को हम झगड़ने नहीं देंगे, आपस में कुछ कहने का अवसर नहीं देंगे, और हमने दोनों ही दंपत्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करी। दोनों के लिए पेंशन की व्यवस्था का प्रावधान किया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख वृद्धजनों की डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने घोषणा भी की है, और हमारा समाज कल्याण विभाग, अभी मैं, चूंकि ये विभाग के पहले मंत्री चंदन रामदास जी होते थे, उनका देहांत हो जाने के बाद इस विभाग के प्रभारी के नाते भी मैं ही इस विभाग को देखता हूं, तो मैंने एक घोषणा करी कि अब राज्य के प्रत्येक जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं रहेगा जहां हमारे वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम नहीं होगा।
और इसके लिए हमारी सभी स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन निर्माणाधीन है। हम केंद्र सरकार के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण करा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत है। इन वृद्धाश्रम में असहाय और परिवार से वंचित हमारे वरिष्ठजनों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान, सहायता प्रदान करने के साथ ही पोषण, चिकित्सा, मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जीरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम। और ज्वालापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वर्तमान कांग्रेस विधायक इंजीनियर रवि बहादुर के प्रति काफी इस वक्त आक्रोशित है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आबाद अली ने बताया कि कांग्रेस विधायक क्षेत्र का काम कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। क्षेत्र में काम न होने के कारण लोगों में काफी रोष व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि इसका जवाब 2027 के चुनाव में वोट की चोट देकर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्वालापुर क्षेत्र से लेकर घाट क्षेत्र तक बुरा हाल है, चाहे सड़कों की बात की जाए या अन्य विकास कार्यों को लेकर हो। उन्होंने कहा कि जनता अब समझदार है, इसका जवाब जनता विधायक इंजीनियर रवि बहादुर को 2027 के चुनाव में देगी। और जीतने के बाद अधिकतर लोगों से जो है मिला भी, पर काम नहीं कर पाया। जो काम करने थे जनता के वो काम नहीं कर पाए और आश्वासन देते रहे। दादूपुर में मेरे घर के पीछे की साइड में नूरासा पीर वाली रोड और जो है उसके बराबर वाली 4। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे।
कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास जहां आजकल रामलीला की धूम और मां नैना देवी मंदिर में दुर्गा पूजा महोत्सव और मंदिरों शिवालयों में भक्तों द्वारा भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, वहीं प्रेरणा महिला संगठन महिलाओं द्वारा नवरात्रि में रामलीला ग्राउंड में सुंदरकांड का आयोजन किया और भजन गायक कर पूरे क्षेत्र को भक्तिमय हो गया। इस बीच भजनों की गुंजायमान से सरोवर नगरी के श्रद्धालु झूम उठे। संगठन की महिलाएं, क्षेत्र की महिलाएं और नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर खेतवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संगठन के संरक्षक लता रावत द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष का स्वागत किया गया। संगठन की अध्यक्ष प्रीता पांडे द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही सचिव ममता जोशी द्वारा कमेटी के बच्चों द्वारा जो योगदान दिया गया उसकी प्रशंसा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों के लिए हेली सेवाओं का शुभारंभ किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां सीएम धामी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड का प्राचीन नगर होने के साथ साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वादियां, हरे भरे पहाड़, ऐतिहासिक मंदिर, समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया भर के पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। साथ ही नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे स्थल अल्मोड़ा को विशेष बनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, स्थानीय व्यंजन भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इस हेली सेवा की शुरुआत से अब इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले पर्यटक आसानी से अल्मोड़ा तक पहुंच सकेंगे। वर्तमान में हल्द्वानी से अल्मोड़ा में पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं और इस सेवा के प्रारंभ होने से ये यात्रा कुछ ही मिनटों की रह जाएगी, जिससे किसी इमरजेंसी की स्थिति में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बहुत मदद मिल सकेगी। इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ से मुंशियारी के बीच भी सीधी हेली सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मुंशियारी और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इस सेवा के प्रारंभ होने से न केवल मुंशियारी की सुंदर वादियों को देखने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को यहां पहुंचने में आसानी होगी, बल्कि यह सेवा आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन हेली सेवाओं के प्रारंभ होने से जहां एक और इन दोनों क्षेत्रों में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय निवासियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को इन सेवाओं के आज से प्रारंभ होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ पूर्व आम आदमी को भी हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उड़ान जैसी दूरदर्शी योजना प्रारंभ की। इस योजना ने हमारे प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने में, लोगों की पहुंच को आसान बनाने में, आवागमन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके अंतर्गत हमने राज्य में कई हिस्सों में हवाई पट्टियां और हेलीपोर्ट्स का विकास किया है। आज राज्य में 18 हेलीपोर्ट्स से हेली सेवाओं के संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिसमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी हैं। इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुंशियारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है और आज हमें 2 नई हेली सेवाओं को प्रारंभ करने जा रहे हैं।
पंतनगर के नगला क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रुद्रपुर बाईपास से किच्छा तक सड़क चौड़ीकरण के लिए शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति के अध्यक्ष और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के नेतृत्व में समिति की टीम ने क्षेत्र का बारीकी से स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने सड़क के बीच से दोनों तरफ 50-50 फीट तक अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया। निरीक्षण के दौरान समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का बारीकी से परीक्षण किया और अभिलेखों का संज्ञान लिया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि शासन स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है जो नगर पालिका नगला के जमीन की जांच करेगी और उसके स्वामी का पता लगाएगी। उन्होंने बताया कि वन विभाग और लोक निर्माण विभाग ने जमीन पर दावा किया है। इसके साथ साथ तराई स्टेट फार्म के नाम पर जमीन होने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में लोक निर्माण विभाग ने कुछ चालान किए थे, उस आधार पर सड़क के मध्य से 50 फीट दोनों ओर माना गया है। इसको लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के आधार पर सड़क के दोनों ओर 50-50 फीट चिन्हित कर लिया जाएगा। बनी है जो वर्तमान में नगर पालिका नगला है, इसमें लैंड की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किसका स्वामित्व कहां पे है। अब इसमें अगर बात करें स्टेक होल्डर्स की, तो ये कहा जा रहा है कि कुछ जमीन फॉरेस्ट की भी है, पीडब्ल्यूडी की खैर है ही, सड़क यहां पे जा रही है, और तराई एस्टेट फार्म्स के नाम पे कभी कोई जमीन रही होगी ऐसा भी पता चल रहा है। लेकिन एक इसमें जो फैक्चुअल बात ये है वो ये है कि 60s के आसपास कुछ चालान पीडब्ल्यूडी ने किए हैं, जिसमें ये स्पष्ट है कि जो उस वक्त सड़क रही होगी उसके मिडिल पॉइंट से 50 फीट दोनों तरफ सड़क को माना गया है। ऐसे मल्टीपल नोटिसेस हैं, तो डेफिनेटली इनकी लीगैलिटी है। तो आज ये तय हुआ है यहाँ पे कि उन नोटिस के आधार पे उस वक्त सड़क की जो भी चौड़ाई रही होगी उसमें मध्य रेखा के हिसाब से दोनों तरफ 50-50 फीट हम लोग एक तरह से डिमार्केट कर लें, और उसमें जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको डेफिनेटली अतिक्रमण माना जाएगा, और उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि उसको हटा लें, स्वतः ही हटा लें। और उसके बाद अगर और डिटेल्ड सर्वे की आवश्यकता पड़ती है तो सर्वे ऑफ इंडिया से हम इसको करवाएंगे, जिसमें कि ये प्रश्न का हल होना है कि फॉरेस्ट की सीमा कहां तक है। और क्योंकि बड़ा साइंटिफिक होता है और एक न्यूट्रल और स्पेशलाइज्ड बॉडी उसको करेगी, तो उसकी प्रामाणिकता भी थोड़ा ज्यादा है, तो उस पर भी फैसला लेंगे। नामांकन करके निशानदेही जिन बिल्डिंग्स पे हो रही है वहां तक कर दें, जहां तक भी पहुंच रहा है उसको डिमार्केट कर दें, और उसके बाद फिर हम सर्वे ऑफ इंडिया से भी। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और उत्पादन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते थानाध्यक्ष मुंसियारी अनिल आर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम फापा में की जा रही लगभग 2 नाली में फैली अवैध भांग की खेती को नष्ट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध मादक पदार्थों की खेती पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना और समाज में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाना है। वहीं कस्बा मुंसियारी में पुलिस ने ई वाहन के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम, उनसे बचाव के उपायों और नवीन साइबर कानूनों की जानकारी आम नागरिकों को प्रदान की। ई वाहन पर लगे डिजिटल डिस्प्ले और जागरूकता पोस्टरों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और सतर्कता के उपायों के प्रति जागरूक भी किया। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। समर्थ से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में
10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीबीआई जांच को लेकर मुख्य सेवक का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें युवा छात्र छात्राएं 8 दिन से धरना स्थल पर है। मैं वहां क्यों गया और क्यों झुका, इससे कई लोगों को है परेशानी। युवाओं के लिए अपना शेष कटवा भी सकता हूं और काट भी सकता हूं। युवा हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य है। मेरे रहते हुए युवाओं को नहीं होगी कोई भी परेशानी। जब युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो मैंने उनसे कई बार संवाद स्थापित किया। युवाओं की मांगों के अनुसार कार्रवाई शुरू। मेरे कार्यकाल में अभी तक हुई 25,000 नियुक्तियां। 100 से अधिक नकल माफियाओं को भेजा सलाखों के पीछे। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ की कठोर कार्रवाइयां। एक समय वो भी था जब नकल माफिया कराते थे पेपर सॉल्ट। उस समय नकल माफियाओं पर नहीं होती थी कार्रवाइयां। 12,000 से अधिक नियुक्तियों का कैलेंडर हुआ जारी। युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी समिति का होगा गठन। समिति में छात्रों और छात्रों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमियां दिखने पर अविलंब किया जाएगा समाधान। समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहां बैठे थे और मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को जरूर लगता होगा कि मैं वहां क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहां पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूंकि 25,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां प्रारंभ हुई हैं। अन्यथा एक कालखंड वो भी था कि पौड़ी जनपद में पटवारी भर्ती होती है, दूसरी जगह पर होती है। यूके SSSC के चेयरमैन और जो लोग उस समय के उसमें आरोपी पाए गए थे, उन्होंने पेपर तक कई स्थानों पर बैठ के सॉल्व करवाए थे, लेकिन कोई कार्रवाइयां नहीं हुई। हमने युवाओं के हक में ये अभियान प्रारंभ किया है और ये अभियान हमारा चलेगा। अगले एक साल के अंदर 12,000 से अधिक नियुक्तियां अभी होने का कैलेंडर हमारे पास है, आयोग के पास है, दोनों आयोगों के पास। और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाया जाए। जो भी कमियां आई हैं, इसके लिए हम एक निगरानी समिति बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे छात्र भी उन समितियों में रहेंगे और वो भी देखेंगे, छात्रों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, जिससे कि कोई भी कहीं पर कमी है तो उस कमी को हम सब मिलकर। आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने त्रिवेणी घाट पर नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के आयोजन में बता दें कि इसका मकसद महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। इसके अलावा लोगों को मरणोपरांत नेत्रदान, अंगदान और देहदान के लिए प्रेरित करना भी रहा। लॉन्स क्लब, ऋषिकेश देवभूमि और मोहन फाउंडेशन के सहयोग से हुए नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का शुभारंभ मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ किया गया। गंगा आरती से पहले हुए इस कार्यक्रम के त्रिवेणी घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने जमकर प्रशंसा की। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम के होने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कई प्रकार की जानकारियां आसानी से मिलती हैं। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल उमाकांत पंत और लॉन्स क्लब के चार्टर अध्यक्ष गोपाल नारंग ने
नेत्रदान, अंगदान और देहदान के संबंध में फैली भ्रांतियों के बारे में जानकारी दी और महिलाओं को उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के टिप्स डॉक्टर के सहयोग से दिए गए। मोहन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट लीडर संचित अरोड़ा ने बताया कि देश में देहदान और अंगदान करने में महिलाओं की संख्या अधिक है। लोगों को इस दिशा में जागरूक होने की जरूरत है। ऋषिकेश के बैराज जलाशय में एक युवक का शव सड़ी गली अवस्था में दिखाई दी। इस बीच दिखाई देने के बाद सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहले लक्ष्मण झूला थाना पुलिस और फिर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। किसी तरह एसडीआरएफ की टीम ने जलाशय से शव को बाहर निकाला और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के हवाले कर दिया। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर रकविंद्र सजवान ने बताया कि जो शव बैराज जलाशय से बरामद हुआ है वो करीब 8 से 10 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मरने वाले की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच महसूस की गई है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया कि फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है। मृतक की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आसपास के थाना क्षेत्र को भी युवक का शव मिलने की सूचना दी गई है। फिलहाल युवक का शव ऋषिकेश एम्स के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। ऐसी उम्मीद है कि युवक नहाने के दौरान गंगा में बहा है, जिससे उसकी मौत हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।